आज का भी हमारा मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स, और इसका पार्ट 2 है आज। तो कल आपने क्या क्या देख लिया? कमेंट कम किया करो, समझे बच्चों। जो भी सवाल है, एक भी सवाल का जवाब बीच में नहीं दूं कि टॉपिक से संबंधित है, वो थोड़ा क्लास की गरिमा का ध्यान कि हमारे और आपके हमने आंतरिक मामलों में हो चाहे राज्य के बाहर के मामलों में नागरिकों की सुरक्षा की बात हो। जैसे दुनिया के अन्य देशों में किसी राज्य के नागरिक रहते हैं, अगर वहां उन पर कोई हमला होता है, किसी प्रकार का उनके विरुद्ध कोई अत्याचार होता है, तो उसके लिए भी वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव की राजनीति करता है। तो नागरिकों की सुरक्षा दूसरा राष्ट्रहित है। तीसरा है राष्ट्र का आर्थिक विकास करना, आर्थिक क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाना, निवेश कराना, प्रौद्योगिकी की विकास करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता का सुधार करना। ये सभी राष्ट्रहित की परिधि में, जैसे ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी जैसा राष्ट्र है उसके अनुरूप उसके राष्ट्रहित होते हैं, है ना। तो राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रतिस्पर्धा के बाद जो है एक वातावरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनता है वह इसकी प्रकृति को जटिल बनाता है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसके बारे में आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। लास्ट में रिप्लाई, लास्ट में एक भी रिप्लाई नहीं होगा, बीच में सुधर जाओ। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति दोनों एक ही चीज है क्या? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कई बार हम इन दोनों शब्द का प्रयोग एक दूसरे के बदले में भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विकास कौन करता है? दो राष्ट्रों के मध्य संबंध हो, या एक तरफ दुनिया की कोई वैश्विक संस्था हो, दूसरी तरफ कोई राज्य या राष्ट्र हो, उनके मध्य संबंध को स्थापित करने का कार्य कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। दो देशों के मध्य राजनीतिक वार्ता, संधि, समझौता या एम्बेसडर, प्रतिनिधियों का आवागमन, आदान प्रदान, उनका ठहराव, इसके आधार पर राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विस्तार प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हर कुछ हो सकता है, आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ संबंध, सभी कुछ समाहित है। जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दायरा क्या है? बहुत बड़ा है, व्यापक है। जैसे आप देखिए, ये अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो इसमें राष्ट्रों के मध्य कैसे कैसे संबंध हो सकते हैं, चाहे वह सामाजिक संबंध हो, चाहे वह आर्थिक संबंध हो, चाहे वह सांस्कृतिक संबंध हो, चाहे वह सामरिक संबंध हो। क्या है सामरिक? कल बताया आपको, सुरक्षा संबंधित, सैन्य संधि, सैन्य समझौता, हथियारों का आयात निर्यात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आर्थिक क्षेत्र में कोई निवेश। तो राष्ट्रों के मध्य अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, है ना। और इन्हीं संबंधों के बृहद स्वरूप को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। इसी में से एक राजनीतिक संबंध भी है। और दो राष्ट्रों के मध्य, चाहे एक तरफ कोई एक राष्ट्र है और दूसरी तरफ कोई दूसरा राष्ट्र है, इन दोनों के मध्य जो संबंध की स्थापना है, वह संबंध की स्थापना कैसे होती है? यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जरिए। और ये कार्य कौन करता है? विदेश नीति। क्या है विदेश नीति? आगे समझेंगे, है ना। सामान्य तौर पर किसी भी राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ वैदेशिक संबंध की स्थापना के लिए अपनाई गई नीति जो है विदेश नीति कहलाती है ना। और वैदेशिक संबंध की स्थापना किस किस कारण से होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक, तमाम संबंध के स्वरूप हो सकते हैं, है ना। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसकी तुलना में क्या है? संकीर्ण अवधारणा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक सभी प्रकार के संबंध है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विस्तार, गति कौन प्रदान करता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब यहां पर जो है, जो भी राजनीति होती है वह सिर्फ अपने हित के संदर्भ में नहीं होती। जैसे मान लीजिए भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई समझौता करता है, किसी क्षेत्र में संधि करता है, या व्यापार को लेकर कोई मुक्त व्यापार प्रणाली को लेकर कोई समझौता होता है, तो भारत क्या चाहेगा कि अपने अधिकतम राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर ले, अधिक से अधिक लाभ हमें मिले। यही स्थिति कमोवेश किसके साथ होगी? ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगी। ऑस्ट्रेलिया भी क्या चाहेगा कि वह इस समझौते, संधि, व्यापार से संबद्ध जो भी पहल है उससे अधिक लाभ उसे मिले। तो दोनों ही राष्ट्र क्या चाह रहे हैं कि अपने अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या करती है? राष्ट्रों के मध्य तनाव को कम करती है। राष्ट्रों के मध्य शांति प्रयासों के जरिए, वार्ता के जरिए, राष्ट्रों के मध्य राजनयिकों के आदान प्रदान, आवागमन, राजनयिकों के मध्य बहुत सारी वार्ताओं के जरिए बहुत सारे विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करती है। जैसे मान लीजिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए और वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की, और ये भारत और अमेरिका के संबंध को क्या कर रहा है? गति प्रदान कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध को गति प्रदान करती है। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से निर्धारित होती है। और कई बार यह राजनीति सिर्फ दो देशों के मध्य सीमित नहीं है, बल्कि इसमें किसी न किसी रूप में विश्व की राजनीति की भी छाप पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हो रहा है, हो सकता है कि इस समझौते से किसी अन्य देश को व्यापारिक नुकसान हो। ऐसी स्थिति में वह देश क्या चाहेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंध कायम न हो पाए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डेयरी उद्योग को लेकर कोई ऐसा समझौता हो जाए जिससे भारत के किसानों का हित प्रभावित नहीं हो, ऐसी स्थिति में डेयरी उत्पाद जो हम हमें अन्य देश में भेजते हैं वो क्या चाहेंगे कि यह समझौता न हो, क्योंकि अगर समझौता हो जाए तो हमसे डेयरी उत्पादन न लेकर भारत किससे लेगा? ऑस्ट्रेलिया से। तो दो देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ दो ही देश इन्वॉल्व नहीं होते, राष्ट्र ही इन्वॉल्व नहीं होते, कई बार अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। गाहे बगाहे दुनिया के अन्य राष्ट्र भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति जटिल थी, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप भी क्या है? जटिल है। क्योंकि हर राष्ट्र अपनी क्षमता, अपने हितों को प्राप्त करना चाहता है, अपनी क्षमता का विकास करना चाहता है, और यही कारण जो है तमाम समस्याएं होती है। तो जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, राजनीति करती क्या है? दो राष्ट्रों को किसी भी वार्ता के लिए, किसी भी समझौते के लिए, किसी भी प्रस्ताव के लिए वह परस्पर निकट लाती है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए, एक जो डिप्लोमैटिक चैनल है जहां पर बहुत सारे डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर, आपके फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने लोग हैं इन्वॉल्व होते हैं, है ना। और विभिन्न देश अपनी विदेश नीति, कूटनीति, आगे सब मिलेगा, विदेश नीति किसे कहते हैं, कूटनीति किसे कहते हैं, उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गति प्रदान किया जाता है। तो अगर मैं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध दोनों में व्यापक कौन है, तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? व्यापक है। इसमें सभी प्रकार के संबंध शामिल हैं, चाहे वो बच्चों सामाजिक संबंध हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, राजनीतिक,
लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, वह सीमित है, और परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास होता है। तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में संक्षेप में लिखते हैं, 2 लाइन, बस 2 लाइन, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। हेडिंग बना लें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, हेडिंग बना लीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य संबंध के कई स्वरूप होते हैं। राष्ट्रों के मध्य संबंधों के विविध स्वरूप या कई स्वरूप होते हैं, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों के विविध स्वरूप होते हैं, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक संबंध आदि शामिल होते हैं। जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामरिक संबंध शामिल होते हैं। राष्ट्रों के मध्य विभिन्न आधार पर संबंधों के विकास, राष्ट्रों के मध्य विभिन्न आधार पर संबंधों का विकास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा प्रेरित होता है। संबंधों का विकास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वारा प्रेरित होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना, राजनयिक संबंधों की स्थापना, कॉमा, राजनयिक वार्ताओं की पहल, राजनयिक वार्ताओं की पहल, संधि समझौते आदि के द्वारा संपन्न होती है। संधि समझौते आदि के द्वारा संपन्न होती है। आमतौर पर राजनयिक संबंध की शुरुआत, डिप्लोमेटिक रिलेशन, राजनीतिक भी कह सकते हैं, संबंध की शुरुआत राजनीतिक वार्ताओं से ही प्रारंभ होती है। पैराग्राफ चेंज करके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित होती है। हालांकि इसके जरिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित होती है। हालांकि इसके जरिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक संबंधों की स्थापना भी होती है। संबंधों की स्थापना भी होती है। तो आप समझ गए कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, कई बार आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल देते हैं, कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर करने का जरिया क्या है, संबंध को सुधारने का स्वरूप क्या है, तरीका क्या है, उपकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अलग चीज है और इंटरनेशनल रिलेशंस अलग है ना। जैसे इसका स्वरूप क्या है, जटिल है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी स्वरूप क्या है, जटिल है। क्योंकि हर राष्ट्र प्रतिस्पर्धा करता है, हर राष्ट्र अपनी क्षमता का विस्तार चाहता है ना, हर राष्ट्र अपने राष्ट्रहित की पूर्ति चाहता है। ऐसी स्थिति में जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति जटिल थी, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी स्वरूप या प्रकृति क्या है, जटिल है। उसका प्रत्यक्ष अनुमान आप नहीं लगा सकते। ऊंट कब किस करवट बैठे इसका अनुमान नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कौन किसका दोस्त है, कौन किसका शत्रु है, यह बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। एक देश दूसरे देश के लिए आज हो सकता है कि वह शत्रु हो, कल को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां बदल जाए और दोनों देश एक दूसरे के निकट आ जाए। जैसे आप देखिए 1960 के दशक में 50 से लेकर 70-80 तक आते आते चाइना और सोवियत रूस तब हुआ करता था, उनमें सीमा विवाद था, उनमें कई प्रकार का विवाद था, है ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जैसे जैसे अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरता गया, वैसे स्थिति में समाजवाद की विचारधारा के कारण चीन और रूस ने अपनी पुरानी शत्रुता को भुला दिया और एक दूसरे के निकट आ गए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित के अनुरूप संबंधों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदलती है ना। अगर परिस्थितियां विपरीत हो तो कई बार व्यक्ति जिससे कभी उम्मीद न रखे उसके पास भी चला जाता है। वही चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है कि कई बार अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी राष्ट्र के विपरीत है तो कई बार कोई राष्ट्रहित अपने विदेश नीति से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, क्योंकि सबको अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। तो इसकी प्रकृति का अनुमान, इसका पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते हैं कि आज अमेरिका और चाइना में हो सकता है बहुत युद्ध जैसे हालात है, ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या पता आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या हो। तो इसके संबंधों की प्रकृति जटिल है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रहित के अनुरूप, जैसे राष्ट्रहित की अभिव्यक्ति होती है उसके अनुरूप संबंधों का दायरा बड़ा या छोटा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी मित्र या शत्रु राष्ट्र नहीं होता है। जैसे जैसे आपके राष्ट्र हित बदलते हैं वैसे मित्र या शत्रु बनते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है, थोड़ा सा हम लोग आईआर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्योंकि इसी डेवलपमेंट में इसका बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। तो एक हेडिंग आप बना ले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास किस प्रकार इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप हुई है। सामान्य तौर पर हम संप्रभु राष्ट्र राज्य के उदय से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इतिहास को जोड़ते हैं। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आए हैं, चरण आए हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वरूप प्रभावित हुआ है। अगर हम दुनिया के राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध के निर्धारण का थोड़ा इतिहास संक्षिप्त देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास कई अलग अलग चरणों में हुआ है। इसकी शुरुआत हम वेस्टफेलिया की संधि से मानते हैं। क्या है, आगे एक एक करके सब देखेंगे। तो वेस्टफेलिया की संधि जो 1648 में हुई, इसी से हम आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय देखते हैं, है ना। आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, वो इस वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप आए। उसके बाद 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के आरंभिक दशक के मध्य साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के दौर ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को डेवलप होने में, प्रभावित करने में योगदान दिया। यानी शुरुआत एक एक करके सब पे आएंगे। पहले हम शुरुआत कहां से देखते हैं, वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया क्या है, जर्मनी में एक स्थान है, आगे चर्चा होगी इसकी। उसके बाद 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी, है ना, या 20वीं सदी कह ले, अगर हम इसको और समझना शॉर्ट करना चाहते हैं तो 20वीं सदी तक आ जाते हैं सीधे। 20वीं सदी के आरंभिक दशक के मध्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर। 20वीं सदी कब से स्टार्ट हुआ बच्चों, 1901 से, है ना। तो ये जो अवधि है, इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों का और अधिक विकास हुआ। शुरुआत यहां से हुई, उसके बाद ये चरण आता है। बिना वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक को समझे संक्षेप में आगे समझोगे ही नहीं। सुप्रिया गौतम कमेंट कम करो, है ना। उसके बाद 1920 से लेकर 1945 तक की अवधि। उसके बाद एक दौर आता है जिसको आप शीत युद्ध का दौर। ये विविध अलग अलग चरण हैं। 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक दशक या आरंभिक दशकों के मध्य साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का दौर, है ना। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का दौर 1920 से लेकर 1945 तक की अवधि। इस अवधि में भी कुछ घटनाक्रम हुई। फिर शीत युद्ध का दौर आता है और सबसे ज्यादा आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंध के उदय को हम शीत युद्ध से जोड़ते हैं। लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप में देखें तो जब नेशन स्टेट का राइज हुआ, वहीं से हम मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन की ऐतिहासिक शुरुआत मानते हैं। तो संक्षेप में इसको समझने के लिए लिख लिया, अंत में क्या लिखा है, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध का दौर हो गया। चलिए लास्ट बार एक बार पढ़ देता हूं। वेस्टफेलिया की संधि से नेशन स्टेट का राइज, 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक दशकों के मध्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर, 1920 से लेकर 1945 तक की अवधि। फिर शीत युद्ध का दौर, है ना। फिर शीत युद्ध के दौर के पश्चात सोवियत रूस का विघटन व शीत युद्ध की समाप्ति पश्चात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अमेरिकी वर्चस्व का दौर भी कहते हैं। दो 2001 के पश्चात अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती तथा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर संबंधों का विकास लिखा है। आ रहे हैं नेत्रिका शुक्ला, समस्या यही तो है, लिखोने के पहले ही पूछना शुरू कर दे। अभी क्या किया, लिख के आगे बढ़ गए क्या,
आ रहे हैं ना धीरे धीरे, धैर्य रखें, सब बताएंगे। हमें पता है कि एनसीईआरटी आपने पढ़ाई नहीं है ना, हमें सब पता, अधिकतर बच्चों ने। अंतिम तक मेरी क्लास में आओगे, एक भी डाउट नहीं बचेगा, है ना। फिर भी अगर डाउट रहेगा तो फिर मैं रहता हूं लास्ट में बताने के लिए। धैर्य से, इत्मीनान से सुनो, है ना, समझो। तेज नहीं आरजे बानो, कम लिखा करो, है ना, तेज बोला करो और ये करा करो। आवाज वॉल्यूम बढ़ाओ अपनी, हमारी एकदम व्यवस्था का दौर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर पर हमला हुआ, आतंकी हमला, और अमेरिकी प्रभुता को चुनौती मिली। उसके बाद से धीरे धीरे दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कमजोर होने लगी और उसके स्थान पर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास देखा गया, है ना। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का दौर, है ना। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक ध्रुवीय, क्या है एक ध्रुवीय, क्या है बहुध्रुवीय, सब समझोगे आप, है ना। 2001 के पश्चात अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती तथा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास। चलिए, हो गया। इतना धीरे लिखोगे ना तो बहुत समस्या आ जाएगी। वेस्टफेलिया की संधि, मॉडर्न स्टेट का, नेशन स्टेट का राइज, और यहां से इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट होता है। जरा इसको समझते हैं संक्षेप में, विश्व इतिहास में आप इन सबको डिटेल पढ़ेंगे। वेस्टफेलिया की संधि 1648 में, इससे राइज ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट जुड़ा हुआ है। मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय, आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय। जैसे आप विश्व इतिहास के बारे में कुछ तो आपको जानकारी है ना। जैसे मध्यकाल के दौर को आप क्या कहते थे, अंधकारमय युग, जहां धर्म के नाम पर बहुत सारी समस्याएं पश्चिम के सब देश में देखी गई, खास करके यूरोप की बात। धर्म के नाम पर साम्राज्यों की स्थापना, पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम पर लाखों लोग मारे गए। धर्म के नाम पर धार्मिक युद्ध, ईसाइयों के और यहूदियों के मध्य, ईसाइयों और मुस्लिमों के मध्य। अगर हम कहें धर्म के नाम पर चर्च जैसी संस्था में अनैतिकता। चर्च क्या कर रही थी, जो निरंकुश राजशाही, निरंकुश का मतलब जिस पर रोक न लगाया जा सके, निरंकुश व अकर्मण्य राजशाही को समर्थन दे रही, और राजा क्या कर रहा था, चर्च को समर्थन दे रहा था। ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याएं जो है मध्यकाल के दौर में देखी गई, है ना। और मध्यकाल में ये सारी समस्याओं के कारण यूरोप में उथल पुथल का दौर चल रहा था। और खास करके अगर आप देखें तो 16वीं व 17वीं शताब्दी में युद्ध जैसी परिस्थितियां वहां बनी, है ना। जैसे धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना, पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना के नाम पर यूरोप में लाखों लोग मारे गए। और यूरोप के जो तभी क्या थी, यूरोप में अगर देखें तो धार्मिक राज्य हुआ करते थे, होली एम्पायर हुआ करते थे, जो रिलीजन पर आधारित थे। ऐसी स्थिति में उनके मध्य युद्ध जैसे 30 वर्षों तक युद्ध चला, है ना। और यह जो युद्ध है इसमें लाखों लोग मारे गए। वैसी स्थिति में युद्ध के बाद एक वेस्टफेलिया, जर्मनी का एक प्रांत है, क्षेत्र है, जहां पर पहली बार संधि होती है और कहा गया कि हमें अब यूरोप की सीमाओं का पुनः सीमांकन करना है। अब हर राष्ट्र जो है वह अपनी क्षेत्र, अपनी शक्ति का विस्तार अनावश्यक नहीं करेगा, उसकी संप्रभुता की होगी, उसका एक क्षेत्र होगा। उसके अगर राष्ट्रों के मध्य कोई समस्या है तो उसका हल कैसे होगा, डिप्लोमेटिक तरीके से, वार्ताओं के जरिए। ये जो वेस्टफेलिया की संधि है, इसने पहली बार दुनिया में, पहले धर्म आधारित राष्ट्र हुआ करते थे, उसके स्थान पर एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट लाया, राष्ट्र राज्य। ये राष्ट्र राज्य के थे, इनकी संप्रभु सीमा थी, है ना। इसमें विभिन्न राष्ट्रों को संप्रभुता थी, अपने आंतरिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई। इनमें क्षेत्रीयता, स्वायत्तता जैसी अवधारणाएं जुड़ी और यहीं से मॉडर्न नेशन स्टेट का विकास हुआ। अब अगर दो राष्ट्र के मध्य कोई समस्या है तो युद्ध उसका एक आखिरी विकल्प और पहला विकल्प पहले हुआ करता था। आज क्या है कि अगर दो राष्ट्रों के मध्य समस्या है तो पहले वार्ताओं के जरिए आपसी तनाव को कम करने का प्रयास किए जाए, और इस क्रम में ही डिप्लोमैट्स, राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ एक देश से दूसरे देश, एक राष्ट्र राज्य से दूसरे राष्ट्र राज्य में जाने लगे, और यहीं से आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र राज्य का उदय होता है, और यहीं से अंतरराष्ट्रीय संबंध धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तो जो वेस्टफेलिया की संधि है, इसको हम कहते हैं कि मॉडर्न नेशन स्टेट का राइज यहीं से जुड़ा हुआ है। और इसी संधि के जरिए पहली बार अगर आप देखें तो 3 शब्द प्रचलित हुए। पहला हुआ संप्रभुता, सॉवरेनिटी, दूसरा क्षेत्रीयता, कि सब मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें, और तीसरा स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, हर राज्य को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करने के लिए स्वतंत्रता होगी, स्वायत्तता होगी। अब देखो इससे क्या हो गया कि अब कल तक सीमांकन नहीं किया गया था, राष्ट्रों के मध्य विवाद क्या है, कम हो गए। युद्ध धर्म के नाम पर जो हो रहे थे बहुत धीरे धीरे कम होने लगे। अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका निदान कैसे होगा, वार्ताओं के जरिए। तो ये जो वेस्टफेलिया की संधि है, इसका विश्व इतिहास में महत्व है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध की जड़ यहीं से प्रारंभ होती है। तो 2 लाइन इसके बारे में लिखे, विश्व इतिहास में आप बहुत डिटेल पढ़ेंगे, है ना। संक्षेप में लिखिए 2 लाइन वेस्टफेलिया की संधि में। अब लगता है मुझे लिखना भी पड़ेगा, लिखने में भी छूट जा रहा है ना। लिखिए, मैं लिखता हूं, वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास, संबंध का विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय से प्रारंभ होता है। नहीं लिखो, लिख रहा हूं। यूरोप में मध्यकाल के दौर में धर्म के नाम पर युद्ध राष्ट्रों के मध्य, विद्वेष, विद्वेष मतलब नफरत, भी लिख देता हूं, के कारण शांति व्यवस्था, सुरक्षा आदि को लेकर
बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई। शांति व्यवस्था के कारण, अच्छा, राष्ट्रों के मध्य विद्वेष, विद्वेष मतलब नफरत के कारण शांति व्यवस्था, सुरक्षा आदि को लेकर बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई। पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना के कारण लाखों लोग की जान गई। लिखो ना भैया, आप क्या दिक्कत है, लिखिए। पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना के कारण लाखों लोगों की जान गई तथा यूरोप में 30 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। 1618 से 1648 तक चलता रहा। यूरोप में मध्यकाल के दौर में धर्म के नाम पर युद्ध, राष्ट्रों के मध्य विद्वेष के कारण शांति व्यवस्था, सुरक्षा आदि को लेकर बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई, है ना। पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना के कारण लाखों लोगों की जान गई तथा यूरोप में 30 वर्षों तक युद्ध 1618 से 48 तक चलता रहा। पैराग्राफ चेंज करके चलिए लिख लेंगे तो अच्छी बात। लिखिए, लिखिए 1648 ईस्वी में जर्मनी के वेस्टफेलिया शहर में 1648 में जर्मनी के वेस्टफेलिया शहर में वेस्टफेलिया की संधि हुई, जिसमें विश्व राजनीति में 3 प्रमुख स्तंभों आधारों को स्वीकारा गया। जिसमें विश्व राजनीति में 3 प्रमुख स्तंभों आधारों को स्वीकारा गया। 3 प्रमुख स्तंभों आधारों को स्वीकारा गया। पहला, संप्रभुता, सॉवरेंटी। दूसरा, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। और तीसरा, क्षेत्रीयता। संप्रभुता, स्वायत्तता और क्षेत्रीयता। पैराग्राफ चेंज करके बस एक लाइन और लिख लो। देखिए, वेस्टफेलिया की संधि ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिसके कारण राजनीतिक संबंधों के जरिए राष्ट्रों के मध्य समस्याओं के समाधान की पहल की गई। राजनीतिक संबंधों के जरिए राष्ट्रों के मध्य समस्याओं के समाधान की पहल की गई। अब देखो, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि पहले युद्ध से समस्या का हल होता था, अब क्या हो गया, डिप्लोमेटिक वार्ता के जरिए, राजनयिक संबंध के जरिए, है ना। तो पहला पड़ाव अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास का यह रहा, वेस्टफेलिया की संधि। चलते हैं आगे, तेजी से समझते हैं, जिसको आपने पढ़ा भी है। 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर। जैसे 18वीं शताब्दी में ही आप देखते हैं औद्योगिक क्रांति 17वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे स्टार्ट होना प्रारंभ होता है और 18वीं सदी में प्रत्यक्ष रूप में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। औद्योगिक क्रांति से पूरे यूरोप का कायाकल्प कई देशों का होता है, उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ऐसी स्थिति में जो उत्पादित वस्तु है उसको खपाने के लिए बाजार की तलाश होती है। जैसे अब मास प्रोडक्शन होने लगा औद्योगिक क्रांति 1760 के बाद से धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और शुरुआत इंग्लैंड में होती है, कालांतर में फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, हॉलैंड, इन पुर्तगाल सभी देशों में धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति होने लगती है। अब नया नया उत्पादन जो है फैक्ट्री में अधिक होने लगता है, विपुल मात्रा में मशीनों की मदद से। ऐसी स्थिति में उत्पादित वस्तु के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। पुनः उत्पादन के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा तभी तो आप क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। दूसरा, अगर प्रोडक्शन हो जाएगा तो उस प्रोडक्शन को कहां आपको बेचना भी तो है। ऐसी स्थिति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ, है ना। यानी जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या है, साम्राज्यवाद की एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव का अन्य राष्ट्रों पर विस्तार करता है, और उसी का चरम परिणाम क्या है, उपनिवेशवाद। जैसे हम ब्रिटेन के उपनिवेश हो गए, है ना, और उपनिवेश के कारण हमारी आर्थिक सामाजिक सारी स्थिति दयनीय हुई। तो जो 18वीं सदी से धीरे धीरे स्टार्ट होता है औद्योगिक क्रांति, उसके कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था एक नए स्वरूप में उठने प्रारंभ होती है। उत्पादित वस्तुओं के लिए नए बाजार की तलाश ने साम्राज्यवाद को विकसित किया। और देखिए, यूरोप के देश अब जो है एशिया, अफ्रीका की तरफ निकले और अपनी कॉलोनी उपनिवेश की स्थापना करने लगे। उपनिवेशों का शोषण कर वहां से सस्ते मजदूर, वहां के से प्राकृतिक संसाधनों को लाकर, वहां से पैसा लाकर अपनी आर्थिक स्थिति को विस्तार देने लगे। और 18वीं और 20वीं सदी तक यह सिलसिला चलता रहा। और इसी के परिणाम स्वरूप अगर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का चरम स्वरूप था।
साम्राज्यवाद का मतलब क्या हुआ कि कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर अपनी प्रभाव क्षमता को विकसित करता है, प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से। और उपनिवेशवाद, जहां कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को अपने अधीन कर लेता है, हर डिसीजन जहां पर वो राष्ट्र खुद न लेकर जिसका वो उपनिवेश है वो लेता है, जैसे हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अब देखिए इन सबसे क्या हो रहा है कि यूरोप से अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों का दायरा क्या हो रहा है, परिष्कृत हो रहा है। कल तक यूरोपीय महादेश के अंतर्गत ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध स्थापित कर रहा था। अब यूरोप की सीमा को लांग करके एशिया, अफ्रीका, दुनिया के विभिन्न देशों में यूरोप के देश और उनकी कंपनियां आने लगी। अब इंटरनेशनल संबंध का दायरा क्या हुआ, परिष्कृत हुआ। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जैसी गतिविधियों ने राष्ट्रों के मध्य संबंध के स्वरूप को प्रभावित किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक मुख्य पड़ाव है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतरराष्ट्रीय संबंध का विषय के रूप में विकास होना प्रारंभ होता है कि पूरी विश्व व्यवस्था को कैसे इस विश्व युद्ध से बचाया जा सके, शांति निशस्त्रीकरण के प्रयास के जरिए कैसे राष्ट्रों के मध्य जो समस्या है उसका निदान किया जाए। और इसी सब को लेकर 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनता है, जिसको आप राष्ट्र संघ के रूप में जानते हैं। 1920 तक यहां तक आते आते आप देखें तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक अलग दायरा दिखेगा। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना होती है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र मिलकर जो भी समस्या है उसका समाधान करें। अगर कोई भी मतभेद है तो उस मतभेद का समाधान शांति वार्ताओं के जरिए करें, है ना। और यहीं से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। हालांकि लीग ऑफ नेशंस कुछ अधिक दिनों तक सफल नहीं हो पाया और उसके बाद 1920 से लेकर 1945 में विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बननी प्रारंभ होगी। ये सब आप इतिहास में पढ़े, लेकिन इससे संबंध जुड़ा हुआ है अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास। अब 1920 से लेकर 1945 के मध्य जो ब्रिटेन, फ्रांस जैसी देशों ने जर्मनी के विरुद्ध जो कार्रवाई की, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इटली में, जर्मनी में जो सैन्य तानाशाहों का उदय हुआ, इसके कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप बड़ा जटिल हो गया और इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी और पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हो गई। अब देखिए 1945 तक हम आ चुके हैं। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया जाना, परमाणु बम, यह पूरी विश्व व्यवस्था को इसने झकझोर कर रख दिया और यहां से अब शक्ति संतुलन की राजनीति प्रारंभ हो जाएगी। यानी ये जो दो चरण है, आप विश्व इतिहास में इसको पढ़ते हैं मोटे तौर पर, यहां से आप देखिए कि संबंधों का स्वरूप कितना जटिल होता चला गया। अंतरराष्ट्रीय संबंध यहां से नेशन स्टेट का राइज हुआ। अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास अब यूरोप से बाहर एशिया, अफ्रीका में देखा गया और 1920 के दशक से लेकर 40 के दशक के शुरुआती वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी और अंतरराष्ट्रीय संबंध का स्वरूप और अत्यंत जटिल हो गया। 1945 के बाद एक नया दौर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आता है जिसको हम शीत युद्ध के दौर के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों क्या है, अवधि, इसके बारे में आप चाहते हैं तो दो लाइन लिख ले बस संक्षेप में। इसको आप विश्व इतिहास में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। ये 2-4 बच्चे आदत सुधार लो, है ना, फालतू इधर उधर हाँ कर देंगे कल, पलक निश्चिंत रहो। ये जो 5-6 फालतू परमानेंट आईआर क्लास में कोई भी कमेंट नहीं कर पाओ। 7 बच्चे मैं देख रहा हूं कमेंट में, है ना, क्या इन लोगों ने माहौल बना रखा है, ऐसे ही करते होंगे सारे बैच में, स्वरूप इनको नहीं पता चला है ना? बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी में, बस 2-3 लाइन लिखो, विश्व इतिहास में डिटेल पढ़ना। अमनदीप कौर लास्ट में पूछना, बार बार कहा जो नहीं समझो अंत में पूछो। चलिए लिखिए, 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर। लिखिए, औद्योगिक क्रांति के पश्चात, औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यूरोप की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और उत्पादन को विस्तार देने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता, उत्पादन को विस्तार देने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता तथा उत्पादित वस्तु के लिए बड़े बाजार की तलाश, तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बड़े बाजार की तलाश ने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, उत्पादित वस्तुओं के लिए बड़े बाजार की तलाश ने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद जैसी प्रवृत्तियों का विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद जैसी प्रवृत्ति का विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया। यूरोप के देशों यथा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, यूरोप के देशों यथा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको आप कहते हैं, डच जो थे वहां के लोग, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड जैसे देशों ने एशिया, अफ्रीका जैसे महादेशों की तरफ रुख किया और इसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय संबंधों का दायरा भी और अधिक बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का दायरा और अधिक बढ़ा। है ना, और अधिक बढ़ा। चलिए, आपकी इच्छा जैसी है सुजीत, ठीक।
कोई बात नहीं, आपने बता दिया, अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का दायरा भी क्या हुआ और परिष्कृत हुआ, क्लियर है। एक लाइन और लिख लो इसमें, लिखिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चरम परिणति, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चरम परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखी गई, जिसकी समाप्ति के पश्चात साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चरम परिणति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई, एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई, है ना। तो ये क्या है, अब 1920 से लेकर 1945, अब देखो ये जो अवधि है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जैसे 1920 में ही वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में लीग ऑफ नेशंस बनता है ना, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ जिसको आप हिंदी में कहते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्यों? कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान जो है वार्ता के जरिए, है ना, राष्ट्रों के मध्य जो युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, तो जो भी विवाद है उसके निदान के लिए प्रयास किया जाए। और राष्ट्र संघ ने, अगर आप देखिए तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा दी। सामूहिक सुरक्षा क्या है समझते हैं, दो टर्म आप सुनते होंगे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, एक शांति में सुरक्षा और दूसरा सुरक्षा में शांति। सुरक्षा में शांति, अगर दुनिया के स्तर पर कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात है, सामूहिक सुरक्षा की बात है पूरी विश्व व्यवस्था के स्तर पर, तो इसके लिए दो बातें हमें समझनी होगी। अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे, है ना। अगर शांतिपूर्ण, शांति तभी बहाल हो, शांति अगर बहाल है तो सबकी सुरक्षा भी क्या है, बनी हुई है। एक क्या है कि अगर सब अपनी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर सोचें परंतु कोई किसी अन्य पर हमला न करे, तो यह भी क्या है, सुरक्षा में शांति, कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा भी कर रहे हैं और हम अनावश्यक किसी पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो हमारी भी शांति बनी है, विश्व की शांति भी। तो जो राष्ट्र संघ आया वह कुछ नई विचारधारा को लेकर आया कि प्रथम विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा कोई विश्व युद्ध ना हो भविष्य में। ऐसी स्थिति में एक सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा आई कि शांति में सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर शांति हो तो सभी सुरक्षित रहेंगे, शांति होगी युद्ध होगी और सभी इससे प्रभावित होंगे। हर राष्ट्र अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता करे और इस क्रम में दूसरों पर हस्तक्षेप न करे, दूसरों पर आक्रमण न करे। दूसरा डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण कि ये जो हथियारों की होड़ है इसको हमें कम करना होगा। कोई भी विवाद है ना, कोई भी विवाद है, समस्या है, इसका समाधान क्या करना होगा, शांतिपूर्ण प्रयासों के माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीकों से, वार्ता के जरिए, संधि के जरिए, समझौते के जरिए, वार्ता के जरिए, कोई संधि के जरिए, समझौते के जरिए, राजनीतिक जो राजनयिक है उनके आम जो है आवागमन, आना जाना की कार्रवाई पर, यानी दो राजनयिक जो एक दूसरे देश में आए जाएं इसके आधार पर भी, है ना। तो जो राष्ट्र संघ है वो इसलिए बना, है ना, कि उस सामूहिक सुरक्षा सबकी बात हो, है ना। और निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, मतलब कोई राष्ट्र हथियार की होड़ न लगाए और पूरी दुनिया की जो है उसमें शांति व्यवस्था बने। हालांकि राष्ट्र संघ उद्देश्य बड़ा अच्छा था लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों सफल नहीं हुआ, कई कारण है, आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे कि जैसे हिटलर जैसे तानाशाह नाजी शासक आ गए, मुसोलिनी जैसे तानाशाह का उदय हुआ, और 1920 के दशक से यह प्रयास बहुत अच्छा था लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ और आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ गया। तो ये एक कंसेप्ट आया कि पूरी विश्व व्यवस्था को अगर बेहतर बनाना है तो सबकी सुरक्षा की बात की जाए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए और विवाद या कोई भी समस्या है उसका समाधान कैसे हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो इसके बारे में बस दो लाइन लिख लें, 1920 से लेकर 1945 का दशक। लिखिए 1920 से लेकर 1945, एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, है ना। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा व स्थायित्व के लिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, स्थायित्व के लिए राष्ट्र संघ जैसी संस्था बनाई गई, राष्ट्र संघ जैसी संस्था बनाई गई जिसने सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, राष्ट्र संघ जैसी संस्था बनाई गई जिसने निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान वार्ता, संधि आदि के द्वारा किए जाने की पहल की, विवाद का समाधान वार्ता, संधि आदि के द्वारा किए जाने की पहल की। हालांकि राष्ट्रसंघ बहुत दिनों तक सफल नहीं रहा और यूरोप में तानाशाहों के उदय ने यूरोप को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ढकेल दिया। यूरोप में तानाशाहों के उदय ने यूरोप को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ढकेल दिया। अब देखो ये इसका इतिहास है। अब जो मॉडर्न हम पढ़ते हैं वो शीत युद्ध के दौर से, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न आयार को, है ना। इतिहास उसका वो था, शीत युद्ध का दौर विश्व राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण दौर है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से। शीत युद्ध का दौर एक हेडिंग बनाते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं कि शीत युद्ध का दौर क्या था। मोटे तौर पर 1947 से लेकर 1990 तक, 1990 तक बर्लिन की दीवार का गिरना और
मार्शल प्लान का इंप्लीमेंट होना वहां से यह प्रारंभ होता है। बर्लिन की दीवार का गिरना जो है एक सिंबोलिज्म है, प्रतीकात्मकता है, जो शीत युद्ध के अंत को बताता है। शीत युद्ध का मतलब क्या है? शीत युद्ध टर्म जो है वो अमेरिका के एक अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार थे, एक उद्योगपति थे, बर्नार्ड बैरुच। उन्होंने सबसे पहले 1947 में एक स्पीच दिया और उसी स्पीच में पहली बार दुनिया के सामने शीत युद्ध की चर्चा की। एक्चुअली हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से 1930 के दशक में ही परमाणु ऊर्जा और परमाणु अस्त्र शस्त्र के निर्माण की पहल सबसे पहले सोवियत रूस द्वारा की गई। आप सभी विश्व को इतिहास को अगर संक्षिप्त में समझाया आपने तो 1930 के दशक में आर्थिक मंदी आई, परंतु आर्थिक मंदी से सोवियत रूस प्रभावित नहीं हुआ। रूस में समाजवादी दल की सरकार थी। ऐसी स्थिति में वहां पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उसकी अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर लाया गया। और 1930 की जैसे वैश्विक आर्थिक मंदी आती है उससे जितने पूंजीपतिवादी देश हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, परंतु जो सोवियत रूस है वह प्रभावित नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में वर्चस्व का दौर प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि 19-20वीं सदी के आरंभिक दशक से ही धीरे धीरे अमेरिका का राइज होना प्रारंभ होता है। अब परमाणु अस्त्र शस्त्र के निर्माण की पहल किसने प्रारंभ की? सोवियत रूस ने। परंतु सबसे पहले परमाणु शक्ति का प्रयोग कर दुनिया को किसने दिखाया? अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर। बेसिकली सिर्फ इस बम गिराने का उद्देश्य जापान को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो विश्व राजनीति है उसको एक नई दिशा की तरफ मोड़ना था कि देखिए भैया, परमाणु युद्ध जैसी हमारे पास, परमाणु अस्त्र शस्त्र जैसे तकनीक हमारे पास है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका जो है वो बढ़त ले चुका था जापान पर परमाणु हमला करके। अब सोवियत रूस के नीतिकारों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पूरी पश्चिम के देश हैं, जो अधिकतर पूंजीवादी देश हैं, वो अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं और विश्व व्यवस्था में अमेरिका आगे निकल जाए। ऐसी स्थिति में सोवियत रूस ने भी अस्त्र शस्त्र हथियारों को बनाना तेज किया। 1947 के दशक में 47 में सबसे पहली बार एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है बर्नार्ड बैरुच, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार है। उसने ही अपनी घोषणा में कहा कि हम शीत युद्ध के दौर में हैं, और यही से ये टर्म आया। शीत युद्ध का मतलब क्या है? युद्ध जैसी परिस्थितियां होने के बावजूद प्रत्यक्ष तौर में युद्ध नहीं होना, यह जोर आजमाई शक्ति संतुलन का दौर था। पूरी दुनिया जो है वो दो खेमों में बट गई थी, है ना। शीत युद्ध के दौर में अगर आप देखें तो पूरी विश्व व्यवस्था दो खेमों में बट गई थी। एक का नेतृत्व करता कौन था? यूएसए, और दूसरे का नेतृत्व करता यूएसएसआर। यह युद्ध जो है वह विचारधाराओं का, वर्चस्व का युद्ध था कि पूरी विश्व व्यवस्था या विश्व प्रणाली में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली सही है या समाजवादी आर्थिक प्रणाली। दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां हैं और दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं। यानी यह पूरी दुनिया का दो खेमों में बट जाना, दो ध्रुवों में आ जाना, इसी को हम कहते हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था, कि जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। यानी पूरी दुनिया जो है वो शक्ति के दो ध्रुव में विभाजित हो गई। एक ध्रुव का नेतृत्व करता कौन था? अमेरिका, और दूसरे का सोवियत रूस। यह विचारधाराओं का युद्ध था। यह दुनिया के लिए अगली बेहतर आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली कौन होगी? उदार लोकतंत्र या समाजवाद का मॉडल, पूंजीवाद या समाजवाद। इसमें पूरी दुनिया में शीत युद्ध के दौर में जोर आजमाई शक्ति प्रदर्शन का दौर रहा। युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी, लगा मानो युद्ध हो जाएगा, परंतु युद्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ। और इस क्रम में दोनों जो खेमे हैं इन्होंने दुनिया के देशों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया। समाजवाद, बेसिकली अगर समाजवादी आर्थिक प्रणाली को आप समझते हैं, अगर समाजवादी आर्थिक प्रणाली में क्या होता है? जो समाजवादी आर्थिक प्रणाली है, जितने भी उत्पादन का साधन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो भी है, जिनसे उत्पादन होता है, चाहे वो जमीन हो, फैक्ट्री हो, इन सब पर स्वामित्व किसका होता है? इन सब पर स्वामित्व, ओनरशिप किसका है? राज्य का। स्वामित्व राज्य का है। और राज्य क्या करता है? नागरिकों के मध्य उनकी आवश्यकता, उनकी जितनी आवश्यकता है, उनकी योग्यता, क्षमता के अनुरूप संसाधनों का वितरण करता है। संसाधनों का वितरण करता है। यही है समाजवादी आर्थिक प्रणाली। यानी जो भी जो है ना, उत्पादन का साधन, चाहे वह जमीन हो, चाहे वह फैक्ट्री हो, कोई भी व्यापारिक निगम हो, इन सब पर ओनरशिप किसका है? कंट्रोल किसका है? राज्य का है। यहां निजी क्षेत्र का वर्चस्व ही नहीं है, सब कुछ किसके कंट्रोल में? राज्य के कंट्रोल में। और राज्य क्या करेगा? अपने नागरिकों के मध्य जो संसाधन का वितरण करेगा, जिसकी जितनी आवश्यकता है और जिसकी जितनी योग्यता या क्षमता है, उसी के अनुरूप संसाधनों का वितरण करेगा, है ना। जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है उसमें क्या है? मुक्त बाजार प्रणाली है। राज्य का हस्तक्षेप कम होगा। आप कई जगह आपने इसको पढ़ा भी है। तो दुनिया में बेहतर आर्थिक प्रणाली कौन? पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, मुक्त बाजार प्रणाली या समाजवादी आर्थिक प्रणाली? दुनिया में बेहतर राजनीतिक विचारधारा कौन? उदार लोकतंत्र या समाजवाद? तो ये जो विश्व युद्ध है, ये जो युद्ध का दौर है, शीत युद्ध का, बेसिकली ये सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। यह विचारधाराओं की लड़ाई है, जोर आजमाइश की लड़ाई है, दुनिया के विभिन्न देशों को अपनी तरफ खींचने की लड़ाई, अपनी विचारधाराओं से, अपनी उत्पादन प्रणाली से, अपनी आर्थिक प्रणाली से अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो ये जो है शक्ति संतुलन का दौर देखा गया। और कई बार ऐसा लगा कि जैसे युद्ध जैसी परिस्थितियां बन गई, मानो अब युद्ध होने ही वाला है, परंतु युद्ध नहीं हुआ। जैसे आप एक पढ़ते क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो दिखा होगा। क्यूबा कैसा देश था जी? समाजवादी देश। 1955 में वहां पर समाजवादी दल की स्थापना हुई और सोवियत रूस भी समाजवादी विचारधारा का था। ऐसी स्थिति में क्यूबा और सोवियत रूस के मध्य निकटता बढ़ी। सोवियत रूस ने क्यूबा में क्या किया? एक अपना परमाणु युद्धपोत तैनात कर दिया। अब इससे पूरा अमेरिका, उस समय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तो था नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल था नहीं जो 15,000-20,000 रेंज में मार करे। ऐसी स्थिति में क्यूबा में जैसे ही नाभिक युद्धपोत सोवियत रूस ने तैनात किया, अमेरिका को लगा कि पूरा अमेरिका जो है उसकी जद में आ गया है, उसके रेंज में। और ऐसी स्थिति में तनाव। तो ये जो शीत युद्ध का दौर है, अंतरराष्ट्रीय संबंध को सर्वाधिक इसने प्रभावित किया है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अक्सर आप पढ़ते हैं द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, पूरे दुनिया का दो खेमों में बट जाना, शक्ति के दो केंद्र हो गए। और शीत युद्ध के दौर में ही शक्ति संतुलन की राजनीति हावी हुई। एक तरफ यूएसए अपनी सुरक्षा के लिए उसने बहुत सारे सैन्य संगठन बनाए, सैन्य गठबंधन बनाए। जैसे आप नाटो की बात करते हैं, ये नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सोवियत रूस के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने, सोवियत रूस के कारण उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए अमेरिका के नेतृत्व में जो यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने मिलकर एक सैन्य संगठन बनाया और उसमें सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत रखा
कि एक के ऊपर हमला तो सभी के ऊपर यह हमला माना जाएगा। और हमला किससे डर था? अमेरिका को भय था कि परमाणु युद्ध जैसे हालात न बने, कहीं ऐसा ना हो कि सोवियत रूस हथियार के मामले में शुरुआत 2-3 दशकों में अमेरिका से काफी आगे रहा। ऐसी स्थिति में सोवियत रूस के भय से अमेरिका ने अलायंस बनाना स्टार्ट किया, और यही नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य गठबंधन। अब अमेरिका ने ऐसे कई बनाए, सीटो सेंटो, कई ऐसे सैन्य गठबंधन बनाए, सामरिक गठबंधन बनाए। इसके जवाब में यूएसएसआर ने भी वार्सा पैक्ट के जरिए कुछ नए गठबंधन बनाए। तो ये जो शीत युद्ध का दौर है, इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया। और इसलिए हम पूरी जो समकालीन विश्व राजनीति पढ़ते हैं, उसका आरंभिक बिंदु हम शीत युद्ध के दौर से मानते हैं। शीत युद्ध क्या है, इसमें क्या हुआ, इसको समझने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे बच्चों। मोटे तौर पर मैंने बता दिया। जैसे इसका शुरुआत कहां से होता है, दो प्लान हम लोग पढ़ते हैं, एक को कहते हैं ट्रूमन डॉक्ट्रिन और एक को कहते हैं मार्शल प्लान। मार्शल प्लान और एक को हम लोग कहते हैं ट्रूमन। हैरी एस ट्रूमन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, है ना, उन्होंने ये ट्रूमन डॉक्ट्रिन दी। मार्शल प्लान, या इसको हम कह सकते हैं यूरोपियन रिकवरी प्लान। रिकवरी प्लान, यूरोपियन रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या था? वापसी। अरे फौजी अली कम कमेंट करो, फालतू पढ़ा है जान गए, है ना। जो पढ़ा है वो शांत रहो। तुमने पढ़ा है ना, सारे बच्चे को जानना जरूरी है। पढ़ा है जी सर, ये सर, यस सर, वस सर, जिनको पता है वो समझ लें, है ना। शीत युद्ध का आरंभ कहां से मानते हैं विश्व राजनीति? ये मार्शल प्लान क्यों जरूरी है? आज भी अमेरिका डॉलर डिप्लोमेसी आप सुनते हैं, इसकी जड़ कहां है? डॉलर कूटनीति। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डॉलर डिप्लोमेसी एक टर्म आता है कि कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को आर्थिक मदद के जरिए उसे अपने निकट लाता है। किसी राष्ट्र को उसके विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, अन्य चीज के नाम पर कोई राष्ट्र क्या करता है? बड़ी राशि देता है, और उस राशि के जरिए वह उसके आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करता है, उसे अपनी कठपुतलियों पर नचाता है, अपनी उंगलियों पर नचाता है। जैसे आप बार बार क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध करने की साजिश किसने रची है? जी, अमेरिका ने, डॉलर डिप्लोमेसी के जरिए। अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को आर्थिक फंडिंग देता है ना, आर्थिक फंडिंग करता है, ताकि उससे जो है भारत के विरुद्ध नई समस्याएं उत्पन्न हो, दक्षिण एशिया में नया शक्ति संतुलन कायम हो, और इसी कारण जो है उससे समस्याएं एशियाई, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में। डॉलर डिप्लोमेसी, किसी राष्ट्र को आर्थिक मदद के जरिए उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना, यह भी कूटनीति का एक प्रकार है, जहां हम किसी राष्ट्र की आर्थिक मदद करते हुए उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, उसे मोहरा बना लेते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल से देखिए, अफगानिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करनी थी तो पाकिस्तान एक एयरबेस बनाना था, पाकिस्तान का साथ अमेरिका को चाहिए था अफगानिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद के सफाई के लिए, या जो भी सैन्य दमन के लिए। ऐसी स्थिति में उसे साथ किसका चाहिए? अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा लगती है, तो पाकिस्तान को बिलियंस डॉलर जो है वो एड दिया उसने, आर्थिक मदद की, और इस आर्थिक मदद के जरिए वो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। ये जो डॉलर डिप्लोमेसी है, इसकी जड़ कहां है? मार्शल प्लान। ये जो जॉर्ज मार्शल थे, ये अमेरिका के विदेश मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूरा यूरोप खंडहर बन गया, इतनी ज्यादा बम्बार्डिंग हुई, इतने ज्यादा हमले हुए कि यूरोप के अधिक औद्योगिक नगर, शहर क्या हो गए? तबाह हो गए। खास करके अगर हम कहें तो ब्रिटेन, यूके, फ्रांस, जर्मनी, तमाम ये सब देश जो औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे, जो अमेरिका से भी अधिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे थे, इन्होंने विश्व युद्ध में अपनी बर्बादी देखी। ऐसी स्थिति में अमेरिका इधर आर्थिक विकास कर रहा था। मार्शल, जॉर्ज मार्शल जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा, एक प्लान लाया जिसको कहते हैं मार्शल प्लान, कि भैया जो यूरोपियन देश हैं उनके आर्थिक विकास के लिए अमेरिका ने एक राहत पैकेज दिया। उस जमाने में ये 13 से 15 बिलियन डॉलर था। अगर आज के वैल्यूएशन के आधार पर देखें तो 160 से लेकर 200 बिलियन डॉलर उस जमाने में। सोचिए ये बात कब की हो रही है? 1940s के लेट डिकेड की। और मार्शल प्लान के कारण यूरोप ने ब्रिटेन को, फ्रांस को, आज आप कहते हो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के दो पिछलग्गू राष्ट्र हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। हालांकि इन दिनों फ्रांस कुछ कारणों से दूर भी हुआ। ये जो ब्रिटेन और फ्रांस की निकटता है, इसके पीछे जड़ कहां है? कि इनके पुनरुत्थान के लिए, इनकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इसी मार्शल प्लान के जरिए इनको एड दिया गया, आर्थिक मदद दी गई। और आर्थिक मदद तो बहाना था, इसी के जरिए इनको अपने खेमे में लाना था। अब देखिए यहीं से खेमेबाजी, गठबंधन का दौर शुरू हुआ और आगे चलकर नेटो अलायंस बन गया। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश अमेरिका के साथ आ गए। एक ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन आया। ट्रूमन कौन थे? हैरी एस ट्रूमन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सोवियत रूस का प्रसार हो रहा है, इसका प्रभाव क्षेत्र जो है इसका विकास हो रहा है, और अगर समाजवाद का प्रसार पूरी दुनिया में हो गया तो ये अमेरिकी जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली है उसके लिए खतरा है। तो इन्होंने, इस ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन ने क्या कहा कि वैसे देश जो हमारे खेमे में आने चाहते हैं या जो सोवियत रूस के अगेंस्ट जाकर हमारा समर्थन करना चाहते हैं, उनको अमेरिका हर संभव मदद देगा, चाहे पैसा की मदद हो, चाहे सैन्य मदद हो, चाहे कोई अन्य रणनीतिक मदद हो। अब देखिए ये डॉक्ट्रिन क्या कह रही है? एक प्रकार से ये शीत युद्ध की पृष्ठभूमि को बना रही है। खेमाबंदी का दौर प्रारंभ हो गया। यूएसए के नेतृत्व में इन डॉलर डिप्लोमेसी के जरिए, मार्शल प्लान और ट्रूमन डॉक्ट्रिन के जरिए अमेरिका ने क्या किया? दुनिया के विभिन्न देशों को आर्थिक मदद देनी प्रारंभ की। आर्थिक मदद तो बहाना था, निशाना कहीं और था, कि आर्थिक मदद के जरिए धीरे धीरे हम क्या करें, इन्हें अपने निकट लाएं। और ये जो शीत युद्ध का दौर है, इन कारणों से धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। 1940 का अंतिम दशक, 47-48 कह लें, वहां से लेकर जब तक बर्लिन की दीवार का गिरना, तब तक ये शीत युद्ध का दौर चला, और इसने पूरे दुनिया के देशों की राजनीति को क्या किया है? प्रभावित किया। तो शीत युद्ध का दौर क्या रहा, इसके बारे में बस 2-3 बातें नोट कर लें। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, है ना। शीत युद्ध का दौर 1947 से लेकर 90 तक। लिखिए शीत युद्ध के दौर के बारे में क्या है। शीत युद्ध पूरा डिटेल आप एनसीईआरटी में देख लेना, मैं निचोड़ बस क्या है, क्रक्स वो देख लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उन्नीस सौ 47-48 से लेकर 1990 के मध्य की अवधि को, 1947-48 से लेकर 1990 1990 की मध्य की अवधि को
शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध का सामान्य अर्थ, शीत युद्ध का सामान्य अर्थ जोर आजमाइश के दौर, कॉमा, वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, विचारधारा का युद्ध, विचारधारा का युद्ध आदि से है, जिसमें वर्चस्व की लड़ाई, कॉमा, विचारधारा का युद्ध आदि से है, जिसमें पूरी विश्व व्यवस्था शक्ति के दो ध्रुवों में विभाजित हो गई, जिसमें पूरी विश्व व्यवस्था शक्ति के दो ध्रुवों में विभाजित हो गई, जिसमें एक का नेतृत्व अमेरिका तथा दूसरे का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, जिसमें पूरी दुनिया शक्ति के दो ध्रुवों में विभाजित हो गई, जिसमें एक का नेतृत्व अमेरिका तथा दूसरे का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। युद्ध जैसी चरम परिस्थितियों के बावजूद, युद्ध जैसी चरम परिस्थितियों के बावजूद प्रत्यक्ष रूप से इस अवधि में कोई युद्ध नहीं देखा गया। प्रत्यक्ष रूप से इस अवधि में कोई युद्ध नहीं देखा गया, परंतु युद्ध की संभावनाएं हमेशा बनी रही। पैराग्राफ चेंज करके, एक विचारधारा के रूप में शीत युद्ध, एक विचारधारा के रूप में शीत युद्ध अमेरिकी उदार लोकतांत्रिक विचारधारा, कॉमा, एक विचारधारा के रूप में शीत युद्ध अमेरिकी उदार लोकतांत्रिक विचारधारा, कॉमा, मुक्त बाजार प्रणाली समर्थित पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, मुक्त बाजार प्रणाली समर्थित पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली बनाम समाजवादी राजनीतिक विचारधारा तथा समाजवादी आर्थिक प्रणाली के मध्य, समाजवादी राजनीतिक प्रणाली तथा समाजवादी आर्थिक प्रणाली के द्वंद्व पर आधारित था, के मध्य द्वंद्व पर आधारित था। इस अवधि में, इस अवधि में विभिन्न सैन्य या सामरिक गठबंधनों की स्थापना हुई। इस अवधि में विभिन्न सैन्य या सामरिक गठबंधन की स्थापना हुई, जिसमें कुछ प्रमुख निम्न हैं। पहला, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाइनटीन 49 में स्टैब्लिश हुआ नेटो। अभी कई इंडिया यूएस रिलेशन, रशिया यूक्रेन, तमाम कई जगह नेटो आगे आप पढ़ेंगे, है ना। तो संक्षेप में समझ लें क्या था कि अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में एक संगठन बनाया गया जिसमें 30 देश शामिल हैं। बेसिकली नेटो क्या है? एक सामरिक गठबंधन है जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है कि सभी राष्ट्र मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे। किसी भी एक राष्ट्र पर हमला जो है वो सबके विरुद्ध हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी एक राष्ट्र की जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी सभी राष्ट्र की होगी। देखिए अमेरिका की चाल, अमेरिका ने मार्शल प्लान, अमेरिका ने ट्रूमन डॉक्ट्रिन के जरिए पश्चिम यूरोप के देशों को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि भले प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये बर्बाद हुए, लेकिन धीरे धीरे इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, रिकवर होने लगी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने डॉलर डिप्लोमेसी के जरिए इनको अपने निकट लाया और भविष्य में सोवियत रूस के कारण उत्पन्न जो भी चुनौतियां थी, सुरक्षा को लेकर जो भी चिंताएं थी, उसके निदान के लिए इसने एक सैन्य गठबंधन बनाया। शुरुआत में सोवियत रूस को बहुत अधिक बढ़त थी, क्योंकि हथियारों के निर्माण में अमेरिका की तुलना में सोवियत रूस का एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन पहले बहुत अधिक था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वहां पहले अधिक हो गए थे, है ना। तो ये एक सैन्य गठबंधन के रूप में, सामरिक गठबंधन के रूप में, तो नाटो क्या है? तो यह सैन्य कह ले, सामरिक गठबंधन कह ले, सामरिक गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में यूएसए के नेतृत्व में की गई। कारण क्या है आप सभी जानते हैं, है ना। यूएसएसआर से उत्पन्न जो भी खतरा था सुरक्षा को लेकर, और यह किस पर आधारित है? नाटो यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत, कलेक्टिव सिक्योरिटी। क्या है कलेक्टिव सिक्योरिटी? एक के विरुद्ध हमला सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। सैन्य मामलों में, सामरिक मामलों में सब एक रहेंगे, एक साथ, है ना। तो ये
सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर अमेरिका की कूटनीति थी कि पूरी दुनिया पे अपनी दादागिरी करनी है, अपना वर्चस्व कायम करना है। तो करना क्या होगा, हमें ऐसे सैन्य गठबंधन बनाने होंगे ताकि हम अपना प्रभाव क्षेत्र का पूरी दुनिया के स्तर पर विकास कर पाए। अमेरिका ने सिर्फ नाटो ही नहीं बनाए, उसने एशिया में भी, सेंट्रल एशिया में भी कई ऐसे संगठन बनाए, जैसे आपने सुना होगा सीटो और सेंटो, है ना। ये सब काम आएंगे आगे, बेसिक कंसेप्ट में आप बस समझ लें, आगे कई जगह आप इन सब का यूज करेंगे। जैसे सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाम से स्पष्ट है क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। 1954 में मनीला पैक्ट के जरिए इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जरिए स्थापना। क्यों? अमेरिका को क्या भय था कि सोवियत रूस में समाजवाद है ना। ये लड़की जो है परिसैनी, तुमको टाइमिंग भी नहीं पता है, 6 से 8 की टाइमिंग है, बार बार जो है 2 घंटे की क्लास में कितनी होगी नहीं होगी पता नहीं है तुम्हें, टाइम क्या है, नोटिफिकेशन तुम्हारे मोबाइल में नहीं आता है। 2 घंटे का जीएस का बैच कितने घंटे का चलता है, 6 से 8। सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहां पर हो क्या रहा था, सोवियत रूस में समाजवाद की विचारधारा थी, वहां से वो विचारधारा चाइना में आ गई, और चाइना में जो साम्यवादी क्रांति हुई माओ जेडोंग के नेतृत्व में 1949 में चाइना में साम्यवादी क्रांति होती है और वहां पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। अब अमेरिका को एक भय सताने लगा कि धीरे धीरे समाजवाद की विचारधारा सोवियत रूस से कहां आ गई, चाइना, चाइना से यह विचारधारा आगे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसका प्रसार ना हो जाए, है ना। वियतनाम लगती हुई सीमा है, आसियान के जो अन्य देश हैं उसमें समाजवाद की विचारधारा अगर आगे अगर इसका प्रसार हो गया तो यह अमेरिकी वर्चस्व को एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में समाजवाद का या ये जो विचारधारा है इसका प्रसार साउथ ईस्ट एशिया में ना हो, तो इसके लिए एक संधि बना दी गई थी। और इसमें उस समय 8 सदस्य देश थे, जिसमें फ्रांस, यूएसए, यूके, कुछ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड। ये एक संगठन था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था, साउथ एशियाई देशों में समाजवादी विचारधारा का प्रसार को रोकना। यह 8 सदस्य देशों का संगठन बना। इसी प्रकार सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मध्य एशिया के देशों के लिए। तो ये जो शीत युद्ध के दौर में इन्होंने बहुत सारे सैन्य गठबंधन बनाए। इसी प्रकार अगर हम देखें, सोवियत रूस ने भी वार्सा पैक्ट किया, वार्सा पैक्ट, और यूएसएसआर के नेतृत्व में नाटो की स्थापना से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान हेतु बनाया गया। तो ये जो शीत युद्ध का दौर है, अगर आप देखें तो इस दौर में तमाम सैन्य सामरिक गठबंधन वगैरह बने। और ये जो है दूसरा पॉइंट क्या है, साउथ एशियाई देशों में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को रोकना, हरमीत, है ना। यह 8 सदस्य देशों का संगठन था। अब ये सब बहुत पुराना हो गया, है ना, बस जानना जरूरी है कि शीत युद्ध के दौर में क्या क्या घटनाएं घटी। इसी प्रकार सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनी। वार्सा पैक्ट किसने बनाया, सोवियत रूस ने। अब ये जो है शीत युद्ध के दौर में ये घटनाक्रम घटित होती है। 1970 के दशक से ही धीरे धीरे सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में गिरावट आना स्टार्ट होता है। क्या गिरावट आना स्टार्ट होता है, जब हथियारों की होड़ लगी। ऐसी स्थिति में रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पैसा कहां लगा दिया, हथियारों अस्त्र शस्त्र के निर्माण में। समाजवाद की विचारधारा जो लंबे समय से आ रही थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में होती है, रूस में समाजवाद की विचारधारा का आगमन होता है। तो सोवियत रूस में बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे कालांतर में उत्पन्न होने लगी और इसके कारण सोवियत रूस का विघटन हो जाता है। और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर आप देखें तो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था जो है वह खत्म हो जाती है और उसके स्थान पर 90 के दशक में आते आते एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन जाती है। तो शीत युद्ध का दौर खत्म कैसे होता है, जब आप कहते हैं द्विध्रुवीय व्यवस्था, है ना। तो आपने देखा कि द्विध्रुवीय व्यवस्था में, जिसको आप बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, दुनिया 2 ध्रुवों में विभाजित थी। एक का नेतृत्व यूएसए कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। यूएसएसआर का विघटन हो गया, है ना। ऐसी स्थिति में शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। और शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतरराष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था खत्म हो गई और उसके स्थान पर क्या आ गई, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अगर हम गौर करें तो 1990 से लेकर 2001 तक इसको हम कहते हैं अमेरिकी वर्चस्व का दौर। अमेरिकी वर्चस्व का दौर खाड़ी युद्ध से पूरी विश्व राजनीति में, है ना, खाड़ी युद्ध से विश्व राजनीति में मार्शल योजना क्या थी जी, प्रदीप जांगीर। मार्शल योजना में क्या कहा गया कि जो भी यूरोपियन देश हैं जो विश्व युद्ध के कारण बर्बाद हुए हैं उनको आर्थिक मदद दी जाएगी, उनको एक डॉलर पैकेज दिया जाएगा आर्थिक विकास के लिए। अब ऐसी स्थिति में वे कहां आ जाएंगे, अमेरिका के निकट आ जाएंगे, है ना। जो पश्चिम यूरोप है उस पर अमेरिका का प्रभाव था और जो पूर्वी यूरोप का पार्ट है उस पर अधिकतर सोवियत रूस का प्रभाव था, है ना। देखिए कितना ये सब कोई काम नहीं है, पलक चौधरी और फला उसको ब्लॉक हो गया है, कोई काम, बड़ा दुख की बात है। इससे ज्यादा दुख मुझे कभी नहीं हुआ।
कोई काम नहीं है क्या बेटा? पढ़ लो, है ना, अनावश्यक टीका टिप्पणी, है ना। 2-3 दिन मुझे लगेगा, है ना, मैं समझ सकता हूं। शीत युद्ध का दौर को हम कहते हैं ध्रुवीयता का, 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत, और उसके बाद एक ध्रुवीय। अब अमेरिका पूरी दुनिया में एक दादा के रूप में इसकी दादागिरी चलने लगी, है ना, क्योंकि अब उसके शक्ति को नियंत्रित करने के लिए यूएसएसआर का खेमा तो रहा नहीं, सोवियत रूस का विघटन हो गया। समाजवाद की विचारधारा कहीं ना कहीं एक संदर्भ में पराजित हो गई और पूरी दुनिया में 90 के दशक में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण के द्वारा और स्थापित होती चली। अमेरिका एक व्यापारिक देश है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अगर मुक्त बाजार प्रणाली होगा तो उससे निवेश की संभावना बढ़ेगी, उससे बाजार को बल मिलेगा, उससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निकट आर्थिक मोर्चों पर आएंगे। और इस प्रकार अमेरिका की यह साजिश थी कि पूरी विश्व व्यवस्था के केंद्र में अपने को लाना है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। और यही कारण था कि 1990 के दशक में अमेरिका की पहल पर पूरी दुनिया में एक नई वैश्वीकरण जैसी प्रक्रिया आई, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसी प्रघटना दुनिया के अधिकांश देशों में आई। सोवियत रूस का पतन हो चुका था। अब अमेरिका की प्रभुता को चुनौती देने के लिए कोई दूसरी महाशक्ति नहीं थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका को अब अपना शक्ति प्रदर्शन करना था। जैसे देखोगे ना मोहल्ले में या हिंदी सिनेमा में जब विलन की एंट्री होती है तो विलन क्या करता है, आपने गौर किया होगा, हिंदी फिल्म में क्या करता है, जब कोई आपको दिखाना होता है डायरेक्टर को कि ये विलन है, तो कुछ ऐसा हैरत अंगेज कारनामा, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ धमकी भरा। 1990 के दशक में पूरी दुनिया में यह सिद्ध करना था अमेरिका को कि मैं कौन हूं, बॉस हूं, मैं जो है वह सबसे महाशक्ति हूं। और 90 के दशक में खाड़ी युद्ध में न चाहकर जानबूझकर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है। इराक ने कुवैत के तेल खदानों पर आक्रमण किया और कुवैत के संरक्षण के नाम पर अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में प्रवेश किया और पूरी दुनिया के सामने एक हथियारों की अगली पीढ़ी का मंजर दिखाया, है ना। कारपेट बम्बार्डिंग, पहली बार सोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, एडवांस डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया को अमेरिका ने उस खाड़ी युद्ध के जरिए दिखाया। यह शक्ति प्रदर्शन का एक मंच था। अब पूरी दुनिया को यह क्या मैसेज चला गया कि अमेरिका जो है सोवियत रूस जैसी महाशक्ति नहीं रही। ऐसी स्थिति में अमेरिका जो है एकमात्र विश्व में महाशक्ति के रूप में, और 90 से लेकर धीरे धीरे 2001 तक आते आते अमेरिका ने दुनिया के लगभग हर राष्ट्र को प्रभावित किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। कभी व्यापार के नाम पर, कभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर। आप देख लें, ईरान के विरुद्ध कार्रवाई, इराक के विरुद्ध कार्रवाई, ये सब अमेरिका की सुनियोजित चाल थी कि जो खाड़ी की क्षेत्र है ऊर्जा संभावनाओं का भंडार है, और भविष्य में जैसे जैसे वैश्वीकरण आगे बढ़ेगा दुनिया में तेल या ऊर्जा की आवश्यकताएं क्या होंगी, बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में जो पहले बढ़त बना ले उसी का है। अमेरिका ने जानबूझकर खाड़ी क्षेत्र में दखलंदाजी की और जानबूझकर इन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। 2-3 तरीकों का प्रयोग किया, या तो हमारे साथ आ जाओ, हम जो कह रहे हैं हमें अपनी कंपनियों को, हमारी कंपनियों को परमिशन दो, और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, तेल खनन में हमारी कंपनियों को ठेका दो, तुम्हारे तेल का रेट हम तैयार करेंगे, हम निर्धारित करेंगे। पहला बात। अगर तुम हमारे साथ नहीं आते हो तो तुम्हारे विरुद्ध वहां पर साजिश रचेंगे और तुम्हारे विरुद्ध वहां पर सत्ता पलट के लिए फंडिंग करेंगे। दूसरा। तीसरा जो है ना, अगर क्या है, अगर मान लीजिए अगर दूसरे देश को प्रभावित अगर नहीं कर पाए तो क्या कहेंगे कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, विध्वंसक हथियार ये बना रहा है, परमाणु ऊर्जा जो है वो तकनीक का प्रयोग कर रहा है। तुम्हें इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि तुमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं बेटा, पढ़ लो एक बार, सब समझ में आ जाएगा, है ना। अब इस पर एक नया कमेंट शुरू करवा दो, समझ नहीं आ रहा, समझ, है ना। अब देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, अपना वर्चस्व पूरी दुनिया के समक्ष ला रहा है। इराक में आज तक कोई मिला जी मास डिस्ट्रक्शन का वेपन? मास डिस्ट्रक्शन समझते हैं कि पूरी मानवता के लिए खतरा है, ऐसे रासायनिक हथियार, ऐसे परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया को खतरा है। देखिए आज तक इराक में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन हथियार नहीं मिल पाए। अमेरिका ने पूरी दुनिया को बरगलाया, क्या कहा कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पूरे सामूहिक मानवता के विध्वंस के लिए हथियार बनाना। जानबूझकर कभी ईरान के विरुद्ध कार्रवाई, कभी इराक के मामलों में हस्तक्षेप, कई बार यूएई के निकट जाना, कई बार सऊदी का पीठ पोछना, ये अमेरिका की चाल थी। और इन सब कारणों से वैश्वीकरण के दौर में धीरे धीरे अमेरिका महाशक्ति के रूप में आ जाता है। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, शक्ति का जो 2 खेमा था खत्म हो गया। अब कैसा बना कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व देखा गया, अपने फायदे के लिए, अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए, अपने को दुनिया के मंच पर एक एडवांस्ड महाशक्ति के रूप में रखने के लिए अमेरिका ने यह सब काम किया, है ना। और इन सब कारणों से अमेरिका धीरे धीरे 90 के दशक तक आते आते क्या बन जाता है, एक महाशक्ति बन जाता है। अब देखिए पूरी दुनिया जो है, विश्व राजनीति जो है वो कैसे शिफ्ट ले रही है, अब आप समझ पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो विकास हुआ है, आप देखिए हमने क्या देखा, वेस्टफेलिया की संधि से लेकर 18वीं सदी से 20वीं सदी तक क्या हुआ, 1920 से लेकर 45 की अवधि में क्या हुआ, शीत युद्ध के दौर में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था रही। अब शीत युद्ध की समाप्ति होती है, सोवियत रूस का विघटन होता है और इसके पश्चात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनती है जिसमें अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के मंच पर स्थापित हो जाता है। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अमेरिका ने वो तमाम उपाय किए जिससे कि वह दुनिया में महाशक्ति, महाशक्ति किसको कहते हो जी? जब हम कहते हैं महाशक्ति, सुपर पावर, इसका मतलब क्या होता है, किसको आप महाशक्ति कहते हैं? जिसके पास, जिसकी आर्थिक क्षमता क्या हो या आर्थिक विकास का स्तर क्या हो, अत्यधिक हो, जिसका सैन्य क्षमता, प्रौद्योगिकी, अस्त्र शस्त्र अत्यधिक हो, और जिसका राजनीतिक कद, साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक हो। जब ये तीनों चीजें मिल जाती है तो हम कहते हैं कि कोई राष्ट्र क्या है, सुपर पावर है। सुपर पावर, महाशक्ति। सुपर पावर का मतलब क्या हुआ कि आर्थिक, बहुत पैसा है इसके पास, सिर्फ पैसा ही नहीं है, सैन्य क्षमता भी बहुत एडवांस्ड है, हथियार अधिक है, अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और लास्ट क्या है, उसकी राजनीतिक साख, कद, हैसियत अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या है, अधिक है।
आप एग्जांपल से समझें, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पर आप अक्सर क्या ब्लेम करते रहते हैं कि ये सोवियत, ये अमेरिका का या पिछलग्गू है, अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका को कभी रोक टोक नहीं करता। अरे भैया, पूरे यूएन के खर्च का 20 से लेकर 24% अकेला कौन उठाता है? अमेरिका। अगर अमेरिका उसको इतनी फंडिंग करेगा, दुनिया की तमाम जो वैश्विक संस्थाएं हैं उसका बड़ा स्टेक पैसा कौन देता है? अमेरिका। अगर अमेरिका उनको पैसा देता है तो कहीं ना कहीं पैसा देने के नाम पर वो अपने हितों को भी सर्वोपरि मानेगा। पूरे दुनिया के मंच पर राजनीतिक कद शाख इस राष्ट्र की अधिक है, आर्थिक क्षमता अधिक है और सैन्य क्षमता अधिक है ना? और इस कारण वह राष्ट्र महाशक्ति बन जाता है। 1990 के दशक में यही कुछ अमेरिका ने किया, जो आजमाइश अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण ने अमेरिकी उत्पाद को, अमेरिकी प्रौद्योगिकी को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। खाड़ी युद्ध में शक्ति प्रदर्शन उसने किया, सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग करके दुनिया की तमाम वैश्विक संस्था को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया के समक्ष उसने रखा। हर क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व का एक दौर देखा गया और इन सब कारण से पूरी विश्व व्यवस्था कैसी हो गई? इस अवधि में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, यानी पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने वाला एकमात्र महाशक्ति के रूप में अब कौन रहा? अमेरिका। अब ये घटनाक्रम कब से घटित होती है बच्चों? 90 से लेकर 2001 तक। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है और यह हमला अमेरिका के लोगों पर हमला नहीं था, बल्कि अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिका का जो गुरूर था, अमेरिका का जो दुनिया में कद था, साख था, उसके ऊपर अटैक था कि जो खुद महाशक्ति है वो अपने घर में सेफ नहीं, जो पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, जो पूरी दुनिया को बताता है कि हम एडवांस्ड हैं, हमारी हर चीज एडवांस्ड है, हमारी सुरक्षा प्रणाली, हमारे पास ये हथियार है, हमारी ऐसे सर्विलांस सिस्टम है, वो अपने घर की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो अपने नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकता है। और 2001 के पश्चात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है और उसके पश्चात से धीरे धीरे अमेरिकी प्रभुता को चोट पहुंचती है और विश्व व्यवस्था अगली तरफ शिफ्ट होती है। जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे वो जीवन में नहीं समझ पाएंगे, है ना? आप कक्षा 12 की समकालीन विश्व राजनीति का शुरू का 3-4 चैप्टर पढ़ लें, हरमीत सिंह, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपको एबीसीडी आईआर की क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी। अगर एबीसीडी पढ़ाने लगे तो 1000 घंटा आईआर में लगेगा। अब जितने 1 खरब सवाल हैं आप पूछ लें, कल से मैं कमेंट बंद करूंगा, है ना? आज जिसको जो पूछना है पूछ लो, लास्ट में कमेंट 7:45 पर 50 पर ऑन करूंगा, कल से कमेंट बंद रहेगा, है ना? फालतू यहाँ 2-4 बच्चे जो है अनावश्यक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। राजनीतिक साख का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक कद, हैसियत। दुनिया के मंच पर अमेरिका का लोग लोहा मानते हैं, यूएन की फंडिंग करता है, यूएन को अपनी उंगलियों पर नचाता है। अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी पढ़ो, है ना? अंडरस्टैंडिंग के लिए जाकर 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, देखो कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जिनको कोई सवाल नहीं है, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। जिनको सवाल है पूछिए। संप्रभुता और स्वायत्तता। संप्रभुता क्या होता है? डिसीजन मेकिंग आंतरिक और बाह्य मामलों में। स्वायत्तता का मतलब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में आजादी। संप्रभुता बड़ी अवधारणा है राज्य के स्तर पर, स्वायत्तता थोड़ी छोटी अवधारणा है। आईआर को अखबार पढ़कर अपडेट करें, है ना? चलिए, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा एक सिद्धांत लाया गया कि अगर समाजवाद के प्रसार को रोकना है मुस्कान कुमारी, तो करना क्या होगा कि जो भी देश इनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनको हम फंडिंग करेंगे, अगर उनको खतरा है तो उनको सैन्य मदद देंगे। शांति में सुरक्षा, मतलब कि अगर शांति व्यवस्था है तो सबकी सुरक्षा हो रही है, और अगर सुरक्षा सब अपने अपने सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित है तो शांति व्यवस्था बनी है। जन्नत परवीन, जाके एनसीईआरटी 2 बार पढ़ लेना, जो लोग लिख रहे हो, है ना? पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी की सब कुछ तो हम करा ही रहे, फ्री क्लास चलाते हैं, जाकर वो देख लो वीडियो, है ना? अर्चना वर्मा, कम कमेंट करो कल से तुम, है ना? कम कमेंट करो, सुधर जाओ। ज्यादा कमेंटबाजी अच्छी चीज नहीं है ना? अब डेली न्यूज को कैसे पढ़े? हेल्प अखबार पढ़िए और उसको फिल्टर कर लीजिए, कौन पॉलिटी में जाएगा न्यूज, कौन हिस्ट्री में, कौन ज्योग्राफी में। सोर्स अमेरिका, उत्कर्ष आनंद, इतना पैसा है, फैक्ट्री है, उससे ज्यादा पैसा किसी के पास है जी? पवित्र कैसे हुआ? अब ये कैसा सवाल है? धर्म के नाम पर पवित्र है, ऐसा है ना? अपने धर्म को हर धर्म वाला पवित्र मानता है। अमेरिका की फंडिंग का सोर्स उसकी इकोनॉमी है, 27 से 31 ट्रिलियन डॉलर है उत्कर्ष आनंद, ये भी नहीं बताना पड़ेगा। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर समाजवाद से मुक्ति चाहते हो तो हम मदद करेंगे, पैसा से, सेना से, प्रौद्योगिकी से, तो तुम समाजवाद को छोड़ दो और आ जाओ पूंजीवादी खेमे में, और अगर तुम हमारे खेमे में आ गए तो हम तुमको पैसा देंगे, आर्थिक मदद के अलावा बहुत सारी मदद करेंगे। समझे? यही है ट्रूमैन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, कि तुम हमारे खेमे में आ जाओ, हमारे पार्टी में आ जाओ, तुमको हम पैसा देंगे, ये देंगे, प्रलोभन, है ना? हाँ, रशिया भी सुपर पावर, आएंगे आगे चलेंगे उस पर भी। सोवियत रूस जब तक था, रशिया भी सोनाली पोदार क्या था? वो भी तो सुपर पावर ही था, महाशक्ति ही था। कल अंतिम दिन है कमेंट का, है ना? कल मैं देख लूंगा, अगर फालतू ये जो 2-4 सुजीत प्रजापति का नहीं हाल लिए, शायद ब्लॉक तो हो ही गया होगा बेचारा, चलो कोई नहीं। कितना हिम्मत बढ़ गया है, क्या! वाह रे वाह, ये सब यूपीएससी की तैयारी करने वाली था, वाह वाह, बहुत सुंदर सर। चलो सुधार तो मैं दूंगा ही बच्चों। चलिए, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट में एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, है ना? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट में हमने शीत युद्ध के दौर के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है उसके बारे में कुछ अवधारणा पर अब चर्चा करेंगे। कूटनीति किसे कहते हैं, भू राजनीति किसे कहते हैं, भू सामरिकता क्या है, भू आर्थिकी क्या है ना? चलो ठीक है। मत पता नहीं मोहम्मद, नहीं पता कुछ।
हाँ, एनसीएट टाइम में भी आईआर था, बट मोहिनी कमल क्या था, लिमिटेड था संबंध, बस व्यापार संबंध तक ही सीमित था, कोई ज्यादा नहीं था, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, है ना।